Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज के इस नए डीप डाइव में हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है ना, वो साहित्य और कला के विद्यार्थियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, खासकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो KVS PRT Tier 2 हिंदी जैसी हाई लेवल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हिंदी नाटक और रंगमंच। राइट, और हमारा मिशन यही है कि इन 15 स्लाइड्स के नोट्स में जो गहरे कॉन्सेप्ट्स छुपे हैं, जो एग्जाम ट्रिक्स हैं, उन्हें अच्छे से डिकोड किया जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो नाटक अक्सर बस स्टेज पर होने वाला एक एंटरटेनमेंट लगता है। पर ऐसा है नहीं। स्टडी मटेरियल बहुत क्लियर करता है कि नाटक असल में समाज, राजनीति और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे प्रामाणिक आईना है। तो इसी बात पर अगर हम इस डिस्कशन की शुरुआत एकदम बेसिक से करें, मतलब नाटकों के उद्भव से, तो हिंदी नाटकों की इस पूरी जर्नी में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिसने सब कुछ बदल दिया? इस सब्जेक्ट की गहराई में जाने के लिए ना सबसे पहले हमें नाटक की कोर आत्मा को समझना होगा। कोर आत्मा मतलब संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। नाट्यशास्त्र हो या मॉडर्न क्रिटिसिज्म, सब मानते हैं कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई नाटक जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, शुरुआत में जो पारसी रंगमंच था ना, जहाँ वो आगाशर कश्मीरी और राधे श्याम कथावाचक वगैरह आते हैं। हाँ बिल्कुल वही। तो वो जो पारसी रंगमंच का दौर था वो पूरी तरह से कमर्शियल था। मतलब उसमें चमत्कार थे, अति नाटकीयता थी और मेन गोल बस दर्शकों का मनोरंजन करना और टिकट बेचना था। तो फिर ये जो वैचारिक मोड़ है वो कब आया? ये मोड़ तब आया जब जयशंकर प्रसाद जी की एंट्री होती है। उन्होंने पारसी रंगमंच के इस कमर्शियल अप्रोच को तोड़ा। कैसे? उन्होंने भारतीय इतिहास का सहारा लिया। अतीत की कहानियों के जरिए उन्होंने उस वक्त के गुलाम भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कला सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही, उसका एक पर्पस बन गया। लेकिन नोट्स में प्रसाद जी के अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हाँ, अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट का एक क्विक ओवरव्यू लें तो ये कई स्टेजेस में बटा है। प्रसाद जी इतिहास और फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं। राइट। फिर मोहन राकेश आते हैं, जो नाटकों को इतिहास से निकालकर मॉडर्न इंसान के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ले आते हैं। और धर्मवीर भारती? उन्होंने अंधा युग के जरिए पौराणिक कथाओं का यूज करके मॉडर्न वॉर की विभीषिका दिखाई। और फिर जब हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल तक पहुंचते हैं ना, तो नाटक पूरी तरह से समकालीन समाज और दलित विमर्श की आवाज बन जाता है। गजब का ट्रांजिशन है ये। चलिए प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों से ही स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 3 पर 1922 में पब्लिश उनका नाटक अजातशत्रु है। हाँ, अजातशत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पर इसमें मगध, कोसल और कौशाम्बी, इन 3 अलग-अलग राज्यों की पॉलिटिकल टेंशन दिखाई गई है। एग्जाम के प्रेशर में इन तीनों राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि प्रसाद जी का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए कोई रैंक बूस्टर ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। परीक्षार्थियों को बस स्टेट्स के हिसाब से कैरेक्टर्स के जोड़े याद रखने चाहिए। अच्छा, कैसे? देखिए, मगध का इक्वेशन है राजा बिंबिसार और उनका बेटा अजातशत्रु। ओके, मगध हो गया बिंबिसार और अजातशत्रु। कोसल का इक्वेशन है राजा प्रसेनजित और उनका बेटा विरुद्धक। और कौशाम्बी का है राजा उदयन और उनकी पत्नी पद्मावती। वाओ, मतलब इस तरह जोड़े बनाकर याद करें तो पूरी कहानी दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और, इसमें राजनीति के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी बहुत असर दिखता है। अगर इतिहास ही दिखाना था तो ये फिलॉसफी और खासकर नियतिवाद क्यों डाला गया इसमें? क्योंकि प्रसाद जी सिर्फ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे थे। अजातशत्रु बेसिकली ह्यूमन इमोशंस के बदलाव का नाटक है। इसमें बौद्ध धर्म की करुणा, क्षमा और नियतिवाद है। नियतिवाद यानी डेस्टिनी। हाँ, कि कैसे इंसान अपने ही कर्मों के जाल में फंसता है और फिर नियति उसका अहंकार तोड़कर उसे प्रायश्चित की तरफ ले जाती है। दीप है काफी। पर मैंने सुना है कि इसे स्टेज पर परफॉर्म करना डायरेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला तो लैंग्वेज। अजातशत्रु की भाषा बहुत ज्यादा संस्कृतनिष्ठ है, एकदम तत्सम प्रधान खड़ी बोली, जिसे नेचुरली बोलना एक्टर्स के लिए टफ होता है। और दूसरा रीजन? दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है स्वगत कथन, यानी सोलिलोक्वीज का बहुत ज्यादा होना। मतलब जब एक्टर अकेले स्टेज पर खुद से बातें करता है। हाँ, जब पात्र मंच पर अकेला खड़े होकर लंबे लंबे डायलॉग्स बोलता है ना,
तो नाटक की स्पीड स्लो हो जाती है और दर्शकों को जोड़े रखना मुश्किल हो जाता है। मेक सेंस। अच्छा, इसी नाटक में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, मल्लिका और वासवी, उनका कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रांग बताया गया है। बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उन्हें असीम क्षमाशीलता का सिंबल माना गया है। प्रैक्टिकली सोचे तो कोई औरत अपने ही पति के हत्यारे को कैसे माफ कर सकती है? ये माफी उनकी कमजोरी नहीं है क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। पर प्रसाद जी के नाटकों में ना क्षमाशीलता कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ का सिंबल है। अच्छा। हाँ, मल्लिका को ही देखिए, उसमें बौद्ध धर्म की अहिंसा इतनी गहराई तक है कि वो अपने पति बंधुल के हत्यारे विरुद्धक को सिर्फ माफ नहीं करती बल्कि युद्ध में घायल होने पर उसकी सेवा भी करती है। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और वासवी का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। वो बिंबिसार की पहली पत्नी है, लेकिन अपनी सौतन छलना के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद वो उसे माफ कर देती है। ये तो प्रतिशोध का पूरा साइकिल ही तोड़ देता है। एग्जैक्टली, यही इस नाटक का मेन फिलोसॉफिकल मैसेज है। अच्छा वेट, कैरेक्टर से याद आया, एक कंफ्यूजन मुझे भी होता है, क्या मल्लिका अजातशत्रु की पत्नी है? नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। तो सही क्या है? एग्जाम वार्निंग समझ लीजिए इसे। अजातशत्रु की पत्नी का नाम वाजिरा है, मल्लिका नहीं है। मल्लिका तो कोसल के सेनापति बंदूल की पत्नी है। ओह ओके, अजातशत्रु की पत्नी वाजिरा है। ये डिटेल बहुत काम की है। हाँ, ऐसे ही बारीक फैक्ट्स एग्जाम में सिलेक्शन तय करते हैं। सही बात है। चलिए अब स्लाइड 5 पर चलते हैं। ऐतिहासिक विमर्श से आगे बढ़कर हम इंसान के मन के द्वंद्व पर आते हैं। यहाँ मोहन राकेश का लहरों के राजहंस है। हाँ, ये आधुनिक इंसान के भटकाव और कंफ्यूजन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका आधार क्या है? ये अश्वघोष के फेमस महाकाव्य सौंदर्यानंद पर बेस्ड है। इसका जो मेन कैरेक्टर है नंद, उसके मन में एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? वर्य, जिसका सिंबल उसकी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सुंदरी है। और निवृत्ति? निवृत्ति मतलब सन्यास और शांति, जिसका सिंबल उसके सौतेली भाई गौतम बुद्ध है। तो नंद की हालत बिल्कुल उन लहरों पर डगमगाते राजहंस जैसी है, जो न किनारे पर आ पाता है न लहरों में खो पाता है। वाओ, मतलब ये तो आज के इंसान की भी कहानी है। हम भी तो मटेरियल वर्ल्ड और इनर पीस के बीच झूलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कुछ बहुत ही गहरे सिंबल्स का भी जिक्र है, जैसे लहरें, टूटा दर्पण और बिना घाव के मरा हुआ मृग। ये क्या डिकोड करते हैं? देखिए, लहरें तो सीधे सीधे नंद के डामाडोल मन का प्रतीक है। टूटा दर्पण सुंदरी के टूटे हुए अहंकार को दिखाता है। उसे लगता था कि उसका रूप किसी को भी बांध सकता है। और वो बिना घाव के मरा हुआ मृग, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। यही सबसे गहरा सिंबल है। ये नंद की मानसिक थकान को दिखाता है। मतलब इंसान को बाहर से कोई चोट नहीं लगी है, पर अंदर ही अंदर अपने विचारों से लड़ते लड़ते वो एकदम थक चुका है, मृत प्राय हो गया है। कमाल की साइकोलॉजी है। अच्छा, इसी नाटक में एक शामांग नाम के कैरेक्टर का भी जिक्र है। क्या वो भी इतिहास से लिया गया है? यहाँ पर एक और भ्रांति क्लियर कर दूं। शामांग का कोई ऐतिहासिक सोर्स नहीं है। ये पूरी तरह से मोहन राकेश की अपनी कल्पना है। अच्छा, तो उसका रोल क्या है नाटक में? शामांग का जो पागलों जैसा बर्ताव है ना नाटक में, वो असल में नंद के ही सबकॉन्शियस माइंड की दबी हुई आवाज है। मतलब उसका अवचेतन मन। गजब। हाँ। अब आते हैं स्लाइड 6 पर। धर्मवीर भारती का अंधा युग। इसका टाइटल ही अपने आप में एक सवाल है। ये अंधापन आखिर किस चीज का सिंबल है? ये अंधापन आंखों का नहीं है। ये गीति नाट्य है जो महाभारत के 18वें दिन पर बेस्ड है। यहाँ अंधापन है विवेकहीनता का, सत्ता के नशे का। मतलब युद्ध के बाद की वो भयानक स्थिति है। जब युद्ध में सब मर्यादा भूल जाते हैं तो समाज एक अंधे युग में चला जाता है। धृतराष्ट्र यहाँ अंधी सत्ता के प्रतीक हैं। तो अगर सब कुछ अंधा और मर्यादाहीन है, तो पॉजिटिव साइड कौन दिखा रहा है? क्या कृष्ण है? बिल्कुल, कृष्ण है, लेकिन वो यहाँ सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि एक मंगल विधायिनी चेतना है। वो उस घने अंधेरे में अकेली रोशनी है जो सत्य और भविष्य की उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन महाभारत तो पांडवों ने जीती थी ना, फिर स्लाइड 7 में विजेता युधिष्ठिर इतने हारे हुए और निराश क्यों लग रहे हैं? क्योंकि युद्ध में असल में कोई नहीं जीतता। युधिष्ठिर के लिए वो जीता हुआ सिंहासन कांटों की सेज बन गया है। क्यों? आपको वो द्रोणाचार्य वाला किस्सा याद है? हाँ। अश्वत्था महतो नरो वा कुंजुरो। हाँ, वो जो अर्ध सत्य बोला था उन्होंने। बस उसी एक झूठ का गिल्ट उन्हें अंदर से खा रहा है। उन्हें लगता है वो एकदम फेल हो चुके हैं। और अश्वत्थामा का क्या हाल है? अश्वत्थामा तो अंधी कुंठा,
और पाश्विक प्रतिहिंसा का सिंबल बन चुका है। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए वो कोई भी लेवल पार कर सकता है। नोट्स में अश्वत्थामा के टूटे धनुष को कुचले हुए सांप जैसा बताया है। काफी हिंसक इमेज है ये। हिंसक है और बहुत सटीक भी। एक कुचला हुआ सांप सिर्फ फुफकार सकता है, डस नहीं सकता। अश्वत्थामा की फ्रस्ट्रेशन भी बिल्कुल वैसी ही है। और इसमें एक पात्र युयुत्सु भी है, जिसकी कहानी सबसे अलग है। युयुत्सु, उसकी क्या ट्रेजेडी है? युजुत्सु उस मॉडर्न इंटेलेक्चुअल का प्रतीक है जो सही का साथ देता है। वो कौरव था, पर सत्य के लिए पांडवों की तरफ से लड़ा। फिर ट्रेजेडी क्या हुई? युद्ध के बाद उसे उसी के लोगों ने गद्दार कहा और विजेताओं ने भी अपनाया नहीं। आखिर में वो हताश होकर सुसाइड कर लेता है। ये सच का साथ देने वाले की बहुत बड़ी विडंबना है। ये तो सच में बहुत ट्रेजिक है। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि अंधा युग महाभारत पर बेस्ड है, तो क्या ये एक ऐतिहासिक नाटक है? नहीं। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, अंधा युग ऐतिहासिक नाटक बिल्कुल नहीं है। ये एक विशुद्ध काव्य नाटक है। ओके, हिस्टोरिकल नहीं है। और वो संजय वाला पॉइंट? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि संजय धृतराष्ट्र का मंत्री था तो कौरवों के सपोर्ट में होगा, पर नाटक में संजय एक तटस्थ दृष्टा है। वो बस बिना किसी पक्षपात के सच दिखाता है। गॉट इट। चलिए अब थोड़ा मॉडर्न रियलिटी की तरफ चलते हैं। स्लाइड 8 पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का एक सत्य हरिश्चंद्र है। इसमें नाटक के भीतर नाटक वाली टेक्निक है। ये कैसे काम करती है? ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है। ये नाटक गांव के यथार्थ और दलित विमर्श पर है। स्टेज पर एक कच्चा कुआं है जो दलितों की बेबसी दिखाता है, और पक्का कुआं सवर्णों का विशेषाधिकार। फिर वो नाटक के अंदर वाला नाटक कब शुरू होता है? शुरुआत में गांव वाले सत्यनारायण की कथा सुन रहे होते हैं। वहीं एक दलित लड़का है लौका, वो नौटंकी स्टाइल में एक नाटक शुरू कर देता है। अच्छा, तो लौका उस नौटंकी में क्या बनता है? यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस नाटक की। वो दलित लड़का लौका नाटक में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनता है। ओहो, और वो जो भ्रष्ट नेता देवधर है गांव का, वो इंद्र बनता है, जो चालाकी और सत्ता के अहंकार का प्रतीक है। ये तो एकदम सुविधा व्यंग्य है तत्कालीन राजनीति पर। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए ये ट्रिक याद रखनी है, लौका हरिश्चंद्र है और देवधर इंद्र है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, इसका एंड भारत माता की जय के नारे के साथ होता है, जो इसे पूरी तरह पॉलिटिकल बना देता है। पॉलिटिकल सटायर की बात करें तो स्लाइड 9 पर दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई भी है। ये शिव सती की कथा पर है। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को? सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसके राइटर को लेकर होता है। चूंकि स्टोरी पौराणिक है, तो बच्चे जल्दबाजी में इसे जयशंकर प्रसाद का नाटक टिक कर देते हैं। अरे हाँ, ये तो इजी ट्रैक है। हाँ, पर याद रखना है कि ये दुष्यंत कुमार का नई कविता स्टाइल में लिखा काव्य नाटक है, जो दिखने में राजा दक्ष और सती की कथा है, पर असल में कंटेम्पररी तानाशाही पर बहुत तीखा व्यंग्य है। इसमें एक वर्ड है सर्वहत। इसका क्या मतलब है? सर्वहत का मतलब है वो इंसान जिसका सब कुछ छिन गया हो। नाटक में ये राजा दक्ष का एक मामूली नौकर है, लेकिन सिंबॉलिकली ये उस आम आदमी का प्रतीक है जिसे सत्ता की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सती का आत्मदाह? वो कोई धार्मिक कृत्य नहीं है यहाँ, वो सड़ी गली व्यवस्था के खत्म होने का सिंबल है। गजब। हमने स्क्रिप्ट्स और फिलॉसफी पर बहुत बात कर ली, लेकिन नाटक तो स्टेज पर होता है ना? स्लाइड 10 में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का रेफरेंस है, वाचिक और आंगिक अभिनय। हाँ, यही तो रंगमंच का जादू है। भरत मुनि कहते हैं कि वाचिक अभिनय नाटक का प्राण है। राइटर ने डायलॉग लिख दिए, पर उसमें गुस्सा या प्यार डालना एक्टर की आवाज का काम है। मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन। एग्जैक्टली। कब उदात यानी ऊंचे स्वर में बोलना है, कब अनुदात यानी धीमे स्वर में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रेडियो नाटक है। वहां सिर्फ आवाज से पूरा सीन क्रिएट हो जाता है। और आंगिक अभिनय मतलब बॉडी लैंग्वेज। हाँ, इसमें शिरोभेद यानी सिर का मूवमेंट होता है, जैसे आंख कंपित मुद्रा जिसमें सिर ऊपर नीचे हिलाकर धमकी दी जाती है, और धुत जिसमें दाएं बाएं सिर हिलाकर मना किया जाता है। और हाथों का मूवमेंट? उसे हस्त मुद्राएं कहते हैं, जैसे पताक जिसमें सब उंगलियां सीधी होती हैं, और त्रिपताक जिसमें अनामिका थोड़ी टेढ़ी होती है। मैंने एक कपोत मुद्रा भी पढ़ी है। कपोत मतलब तो कबूतर होता है ना? यही तो ट्रिक है। एग्जाम में यही सवाल आता है और लोग सोचते हैं ये कबूतर उड़ाने की कोई एक्टिंग होगी। तो असल में क्या है ये?
नाट्य शास्त्र में कपोत का मतलब है दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना या अंजलि बांधना। ये एकदम गहरी विनम्रता दिखाने की मुद्रा है। वाह, ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, पक्का याद रखना पड़ेगा। चलिए अब स्लाइड 12 पर चलते हैं। खुले आसमान के नीचे होने वाले लोक नाट्य, ये शास्त्रीय रंगमंच से कैसे अलग हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है फोर्थ वॉल का ना होना। फोर्थ वॉल? हाँ, मॉडर्न थिएटर में मंच और ऑडियंस के बीच एक इनविजिबल दीवार मानी जाती है, पर लोक नाट्य में एक्टर और ऑडियंस एक ही माहौल का हिस्सा होते हैं। जैसे रामलीला या रासलीला में होता है? बिल्कुल। ब्रज की रासलीला में कैशी की वृत्ति होती है, मतलब बहुत ही कोमल नृत्य और श्रृंगार से भरपूर। और वहीं यूपी की नौटंकी में नगाड़े का यूज होता है, जो वीर रस उभारता है। हाथरस और कानपुर घराने इसके लिए बहुत फेमस है। और कला को सड़कों और कारखानों तक ले जाने वाला आईपीटीए मूवमेंट, इसके बारे में भी कुछ भ्रांति है क्या? हाँ, कई लोगों को लगता है आईपीटीए कोई सरकारी इनिशिएटिव था। अच्छा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1943 में बना आईपीटीए एक इंडिपेंडेंट वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन था। इनका मकसद था कला को मजदूरों और किसानों की आवाज बनाना। यहीं से नुक्कड़ नाटकों का जन्म हुआ। जैसे सफदर हाशमी के नाटक? हाँ, हल्ला बोल, मशीन, ये लोग ढपली और ढोलक लेकर सीधे चौराहे पर जनता से जुड़ते थे। और फिर ये आखिरी स्लाइड, स्लाइड 14, एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसने क्या बदला? एनएसडी ने हिंदी नाटक को एक प्रोफेशनल और एकेडमिक रूप दिया। यहाँ एग्जाम के लिए 2 डायरेक्टर्स याद रखने हैं। कौन कौन? पहले हैं इब्राहिम अलकाजी, जिन्होंने वेस्टर्न स्टाइल की भव्यता और टेक्निक दी, और दूसरे हैं बीवी कारंत, जिन्होंने एनएसडी को भारतीय लोक शैली और मिट्टी की खुशबू से जोड़ा। ब्रिलियंट। हमने पूरे 15 स्लाइड्स कवर कर लिए हैं, पारसी थिएटर से लेकर एनएसडी तक का सफर। अब अगर एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करना हो तो मास्टर सूत्र क्या होगा? बहुत सिंपल है, बस 4 कीवर्ड्स याद रखिए। बताइए। जयशंकर प्रसाद मतलब ऐतिहासिकता, मोहन राकेश मतलब मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, धर्मवीर भारती मतलब मिथक और युद्धोपरांत संत्रास, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल मतलब यथार्थ और दलित विमर्श। प्रसाद हिस्ट्री, राकेश साइकोलॉजी, भारती मिथक और लाल रियलिटी। परफेक्ट ट्रिक है ये। हाँ, इन चाबियों से कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज के इस डीप डाइव में मजा आ गया। हमने देखा कि कैसे नाटकों ने अपने वक्त की परेशानियों को स्टेज पर उतारा। अंधा युग में युद्ध के बाद का अंधेरा था, लहरों के राजंस में अंदरूनी लड़ाई। बिल्कुल। पर आखिर में मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। क्या? आज हम डिजिटल एज में हैं। हमारा संघर्ष कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि स्क्रीन्स, एआई और सोशल मीडिया पर है। सही बात है। तो जरा सोचिए, अगर आज कोई अंधा युग लिखा जाए तो उसका अंधापन क्या होगा? क्या वो लाइक्स और व्यूज की अंधी दौड़ होगी? बहुत गहरा सवाल है। और अगर आज कोई लहरों के राजहंस बने तो आज के इंसान का टूटा दर्पण क्या होगा, जिसमें वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है? भविष्य का रंगमंच हमारे आज के डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिकोड करेगा? सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, सोचते रहिए। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।